हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आज के सेशन में हम 18th ऑफ जून 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेजर मिडिल ईस्ट कंट्री से एसोसिएटेड है। हम डिस्कस करेंगे इजराइल एंड ईरान वॉर को, किस प्रकार जो मेजर ऑपरेशन इन दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर चला रखे, इनका बैकग्राउंड क्या है, एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली पीएम मोदी गए थे कहां पर? साइप्रस आइलैंड की विजिट पर, बिकॉज वी हैव अवर एक्सपर्ट दी एस जे शंकर, दी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। सो किस प्रकार उनकी राह पर हमने जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं बॉयकॉट टर्की ट्रेंड के साथ, साइप्रस के साथ, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। रिसेंटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड की एक मेजर अपॉइंटमेंट हुई है विमेन कैटेगरी में और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। उस अपॉइंटमेंट को हम डिस्कस करेंगे। मेजर ग्रुप में ब्रिक्स अगेन न्यूज में रहा, क्यों, उसके बारे में हम देखेंगे। रिसेंटली इजराइल ने ईरान के एक मेजर गैस फील्ड पर टारगेट किया है, स्ट्राइक करी है। उस एरिया को प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे। फूड अवार्ड कैटेगरी में फूड प्लैनेट प्राइज को हम डिस्कस करेंगे एंड दी अदर करंट अफेयर। स्पोर्ट्स न्यूज में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप का 4th सीजन चला है और कौन से इंडियन एथलीट ने कौन सा मेडल जीता है उसे हम डिस्कस करेंगे। मेजर प्रोग्राम में नक्शा है एंड दी अदर, राइट। सो हम रेगुलर बेसिस पे क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंगल सेशन में हर एक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक पार्ट को कवर करते हैं एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और प्रीवियस करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। And most important thing, all these questions they are part of daily 20 MCQ series जो आपको जीके टुडे की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एंड इस सेशन में जितना भी स्टैटिक पार्ट हम कवर कर रहे हैं उसे मैं रेगुलर बेसिस पे टेलीग्राम पर अपडेट कर रही हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। Here we go, the first one. What is the name of the operation launched by Iran in retaliation against Israel's Operation Rising Lion? So Israel का जो Operation Rising Lion चल रहा है सन 2024 से ये एक्टिव है ईरान के अगेंस्ट में। एंड फाइनली ईरान ने एक मेजर ऑपरेशन लॉन्च करा, उसका थर्ड फेज अभी चल रहा है जून में, एंड दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। थर्ड फेज है, ईरान ने इसे लॉन्च करा इजराइल के अगेंस्ट में द डायरेक्ट अटैक। सो इस स्टोरी को जानने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे द 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। किस प्रकार इस मेजर क्रांति के बाद जो ईरान है अ मेजर इस्लामिक रिपब्लिक एंटी इजराइल बन जाता है। इससे पहले 1979 से पहले ये दोनों कंट्रीज काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, मेजर अलाइज इन द मिडल ईस्ट, बट किस प्रकार ये एंटी हो चुके इसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो ओवरऑल ईरान और इजराइल का जो टेंशन है वो 1979 के बाद से इनिशिएट होता है। इससे पहले 1948 के टाइम को हम डिस्कस कर रहे हैं। 1948 का टाइम जब ईरान का शासक था दी शाह पहलवी, यूनाइटेड स्टेट का बिगेस्ट सपोर्टर, स्ट्रॉन्ग टाइज थे। इवन ईरान, इजराइल ये सब यूएस के साथ काफी अच्छे रिलेशन शेयर कर रहे थे। और उस टाइम पर ईरान यह बना था सेकेंड मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज करा एज ए न्यूली एस्टेब्लिश नेशन इन 1948। ठीक है, काफी अच्छे फ्रेंड्स थे अंडर दी शाह पहलवी जो यूएस का सपोर्टर था। सो इस टाइम पर आगे जाकर होता क्या है, शाह पहलवी को हटाने के लिए 1979 का रेवोल्यूशन होता है और इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान को मिलता है अपना पहला फर्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। और इस रेवोल्यूशन के बाद जो ईरान है वो कन्वर्ट हो जाता है दी एंटी इजराइल और इजराइल को ईरान ने रिकॉग्नाइज करा एज लिटिल शैतान, बिकॉज इजराइल की जो पॉलिसीज थी वो बिगेस्ट सपोर्ट में थी यूनाइटेड स्टेट, यानी यूनाइटेड स्टेट का सपोर्टर था। यूएस की जितनी भी पॉलिसीज मिडिल ईस्ट में आ रही थी थ्रू इजराइल, सो इसके कारण ईरान ने इजराइल को रिकॉग्नाइज करा एज एंटी इजराइल और लिटिल शैतान, जबकि ग्रेट शैतान ईरान ने यूनाइटेड स्टेट को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। एंड 1979 से लेकर अब तक ईरान इजराइल पर चला रहा था द शेडो वॉर यानी इनडायरेक्ट अटैक, द प्रॉक्सी वॉर यानी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके इजराइल पर अटैक कराना।
और बेसिकली इन सब को लीड कर रहे थे ईरान के फर्स्ट सुप्रीम लीडर। सो 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान को मिलते हैं अपने पहले सुप्रीम लीडर, दैट इज अयतोल्ला खोमेनी, और इन्होंने फाउंड करा द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ठीक है, इनके फाउंडर है अयतोल्ला खोमेनी, और तब से प्रॉक्सी वॉर और शेडो वॉर चल रहे हैं। बट एट प्रेजेंट ईरान को मिल चुके हैं द सेकंड सुप्रीम लीडर जो इनके फॉलोअर रह चुके हैं, एंड दैट इज, उनका नाम है अयतोल्ला अली खमेनेई। इन्हें हम सभी जानते हैं। सो ईरान से यह रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, और इजराइल से रिप्रेजेंट कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू। इस प्रकार ये एंटी बन चुके हैं। यूएस का सपोर्ट है इजराइल के साथ ओवरऑल। सो यहाँ पे जो मेजर ऑपरेशन चलाए हैं सुप्रीम लीडर ने अभी रिसेंटली इजराइल के अगेंस्ट में, एंड दैट इज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, जिसका भी थर्ड फेज चल रहा है। नहीं, इनकी बात हम नहीं कर रहे, इनकी स्टोरी अलग है। हम यहाँ पे डिस्कस करें दी अयतोल्ला अली खमेनेई जो ईरान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेकंड सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। 2024 एंड 25 में हमास ने अटैक करा था इजराइल पर, वी ऑल नो। सो तब से लेकर अब तक जो भी मेन एक्टिविटी इजराइल ने करी है ईरान के अगेंस्ट में, जस्ट लाइक ईरान के जो IRGC चीफ दैट इज हुसैन सलामी, इनको मरवा दिया गया था, वी ऑल नो। जनरल जो है ईरान के दैट इज मोहम्मद बागेरी, इनको मरवाया गया बाय द इजराइल, वी ऑल नो। बट इनके रिप्लेसमेंट भी अभी तक आ चुके हैं। सुप्रीम लीडर है, उन्होंने न्यू रिप्लेसमेंट ला दिए हैं, उनके नाम आपको पता है, आप बता सकते हैं अदर जो ऑडियंस है, हमारे फ्रेंड्स है, उन्हें इनके नाम। सो एट प्रेजेंट ईरान के सुप्रीम लीडर, अब वो उन्होंने शपथ ले ली है कि सवियर रिट्रीब्यूशन, इजराइल ने जो भी हमारे अगेंस्ट में करा है अब हम उसका बदला लेंगे। सो यह लोग लॉन्च करते हैं द ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, और इसका भी अभी थर्ड फेज चल रहा है। इनका जो मेजर ऑपरेशन चल रहा है, इसका कोड नेम भी है यहाँ पर, दैट इज या अली अभी तलेब, यह कोड नेम है इनके इस मेजर ऑपरेशन का। और इसके तहत इन्होंने जो इजराइल है उनके मेजर एरियाज को टारगेट करा, जस्ट लाइक तल अवीव, और इजराइल की जो कैपिटल है दैट इज जेरूसलेम। सो एक इतना बड़ा नेशन है और एक इतना छोटा सा एरिया में नेशन है द इजराइल, और एक इतना बड़ा ईरान, इन दोनों के बिटवीन ये वॉर चल रहा है, बिकॉज इजराइल के पास बिगेस्ट सपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, जिसका एरिया ईरान से भी कहीं ज्यादा टाइम बड़ा है। सो अप्रैल 2025 में ईरान ने इजराइल के गोलन हाइट्स पर अटैक करा था, एंड दैट इज द फेज 1 ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। देन मई 2025 में ईरान ने इजराइल के एयरबेस एंड US साइट्स को यहाँ पर अटैक करना स्टार्ट करा, यहाँ पर वो एक्सपेंड हुआ, एंड दैट इज ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का सेकेंड फेज। एंड जून में इनके द्वारा अटैक किया जा रहा है मिसाइल स्ट्राइक ऑन तेल अवीव एंड जेरूसलेम, और यह चल रहा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का थर्ड फेज, बिकॉज इन्हें बदला लेना है। इनके जो कमांडर थे उनको मरवा दिया गया, और इनके जो चीफ थे IRGC के, उनको मरवा दिया गया, और इसके लिए इन्होंने चलाया द ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक है, सो यही चल रहा है अभी न्यूज में, एंड दैट्स व्हाई हम यहाँ पे यह डिस्कस कर रहे हैं। एंड कुछ 2 पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी जो इसी से रिलेटेड है। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, व्हाट इज एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस? बेसिकली ईरान लेड एक कोalition है जिसके जो मेंबर है हिजबुल्ला है, हमास है, हुतीज है, एग्जैक्टली हर एक कंट्री से एक मेजर ग्रुप, और ये पार्ट है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, और बेसिकली जो ईरान है वो अगेंस्ट में है इजराइल के, सुन्नी गल्फ स्टेट्स के, जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया, बिकॉज इन पर काफी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, एंड दैट्स व्हाई ईरान एंटी बना हुआ है इजराइल एंड सऊदी अरेबिया इन सबको लेकर। हिस्ट्री में ऑलरेडी एक ऐसा वॉर हो चुका है, एंड दैट इज द गल्फ वॉर। अभी जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रही है ईरान एंड इजराइल, हिस्ट्री में ऐसे ही कुछ सिचुएशन चल रही थी, एंड दैट इज गल्फ वॉर। उस टाइम पर ईरान की जगह था इराक, और इजराइल की जगह था द कुवैत, और कुवैत के पास सपोर्ट था द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो ओवरऑल उस टाइम पर हुआ क्या था, गल्फ वॉर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सम 1991 में यह कुछ चला था, जिसके तहत इराक ने कुवैत पर एनेक्सेशन कर लिया था, बिकॉज इराक काफी सारे कर्जे में था,
और इस टाइम पर कुवैत के सपोर्ट में आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मेजर ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, जस्ट लाइक ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड जिसके तहत यूएस ने ट्रुप को जो बिल्डअप है वो किया, और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म जिसके तहत इराक को कुवैत से बाहर निकाला गया। सो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में चला, वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 में चला, गल्फ वॉर ये सब 1991 में चला, और एट प्रेजेंट चल रहा है द इजराइल और ईरान वॉर that can be an initiator of World War III, right? That's all. So overall हमने यहाँ पे क्या डिस्कस करा, 1979 इरानियन रेवोल्यूशन, उस टाइम पर ईरान के पहले सुप्रीम लीडर कौन थे और ईरान किस प्रकार एंटी इजराइल बना, जस्ट बिकॉज इजराइल यूएस के सपोर्ट में था, दैट्स वाई। उसके बाद आगे जाकर हमने डिस्कस करा सुप्रीम लीडर सेकेंड ऑफ ईरान, किस प्रकार इजराइल ने जो मेजर अटैक किए हैं ईरान पर, प्रॉक्सी वॉर, शेडो वॉर बाय द ईरान, द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस हमने डिस्कस करा, द गल्फ वॉर हमने डिस्कस करा, और रिसेंटली जो भी लीडर मारे गए उन्हें हमने डिस्कस करा, एंड दैट्स ऑल। ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे कुछ अदर करंट अफेयर जो कि रिलेटेड है इजराइल और ईरान से ऑनली। सो इजराइल बेसिकली अभी न्यूज में था बिकॉज इन्होंने एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करा था, किस कंट्री के साथ मिलकर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर। आयरन बीम एक वेपन है, अभी न्यूज में था, इजराइल ने इसे डेवलप करा, और एक हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है यह। रिसेंटली इंडिया एंड इजराइल ने एक जॉइंट प्रोजेक्ट लॉन्च करा था जिसके तहत सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया गया, किस इंस्टीट्यूट पे, दैट इज आईआईटी मद्रास। नाउ हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करें जो ईरान से रिलेटेड है, बिकॉज यहाँ पे हम न्यूट्रल है, हम ओनली पीस चाहते हैं, दोनों की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। RS 2025 exercise joint special forces drill launched by Iran and which country? So ईरान ने और एक कंट्री ने मिलकर एक एक्सरसाइज लॉन्च की, दिस RS 2025, और अजरबैजान ने मिलकर ईरान के साथ इसे लॉन्च किया था। कहाँ पर, नारगोनो काराबाख रीजन। यह रीजन अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज कॉन्फ्लिक्टेड है आर्मेनिया और अजरबैजान के बिटवीन, लेकिन यहाँ पर पीस ट्रीटी हो गई, और उस पीस ट्रीटी के बाद ईरान ने यहाँ पर करवा दिया दी ड्रिल रिसेंटली अजरबैजान के साथ। एंड किस कंट्री की स्पेस एजेंसी ने 2 ईरानी सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करा जिनका नाम है कौसर एंड हदहद, और रिसेंटली रशिया ने ईरान की हेल्प करी इन दोनों सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए। सऊदी अरेबिया एंड ईरान ने रिसेंटली एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज करवाई, कौन सी वाटर बॉडी में, दैट इज सी ऑफ ओमान। बेसिकली सऊदी अरेबिया और ईरान इन दोनों के बिटवीन एक पीस ट्रीटी, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, और उसी एग्रीमेंट के तहत इस नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया था। अदरवाइज ईरान एंटी सऊदी अरेबिया है। And which ships are part of the first training squadron recently arrived in Bandar Abbas, Iran? So Bandar Abbas, Iran में कुछ इंडियन शिप गई थी, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है, and that are INS तीर, INS शार्दुल, ICGS वीरा। बिकॉज इंडिया के रिलेशन ईरान के साथ अच्छे हैं, बिकॉज ईरान के पास चाबहार पोर्ट है जहां से हमारा मोस्ट ऑफ द ट्रेड होता है, और इसीलिए हम उस पोर्ट का डेवलपमेंट करते हैं। और रिसेंटली एस जयशंकर वहां पर गए थे ईरान के साथ हमारे रिलेशन को स्ट्रेंथन करने चाबहार पोर्ट के साथ, एंड दैट्स वाई ईरान के साथ तो हमारे रिलेशन अभी अच्छे बने हुए हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली गए थे विजिट पर, जो बॉयकॉट टर्की ट्रेंड चला था उसके बाद लेटेस्ट विजिट, बिकॉज इसे प्लान करा है हमारे एक्सपर्ट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एंड दैट इज एस जयशंकर द ग्रेट। सो यहाँ पे द क्वेश्चन इज विच कंट्री रिसेंटली ऑनर्ड पीएम नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, एंड दैट इज ऑर्डर ऑफ मार्क्रियोस थर्ड। और रिसेंटली ये जो ऑनर है ये पीएम मोदी को मिला, और साइप्रस आइलैंड कंट्री से यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं साइप्रस किस प्रकार टर्की से यह रिलेटेड है, और हमारी क्या स्ट्रैटेजी रही साइप्रस विजिट पर। साइप्रस एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है, मिडल ईस्ट कंट्री का यह पार्ट है, जो भी मिडल ईस्ट कंट्रीज है उसमें साइप्रस आता है, और मिडल ईस्ट में भी ईस्टर्न मेडिटेरियन में यह लोकेटेड है, टर्की के नियर बाय है, ग्रीस के नियर बाय है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि साइप्रस और टर्की ये दोनों एंटी क्यों है, अगेंस्ट में क्यों है। सो जो साइप्रस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो, द रिपब्लिक ऑफ साइप्रस साउथ वाला पार्ट एंड द
टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। सो एक टाइम पर जो साइप्रस आइलैंड नेशन है ये चाहता था कि ये आगे जाकर जो ग्रीस नेशन है उसके साथ मिल जाए, और साइप्रस आइलैंड पर जो मेजॉरिटी है वो साइप्रस लोगों की है, जबकि टर्किश की जो मेजॉरिटी है वो नहीं है, यहाँ पर माइनॉरिटी है। जो टर्की के लोग हैं साइप्रस में माइनॉरिटी में है। और जिस प्रकार साइप्रस का डिसीजन आता है कि ये लोग ग्रीस से मिल जाते हैं, सो टर्की ने क्या किया, इन पर अटैक कर दिया और इनका जो ऊपर वाला पार्ट था द नॉर्थ साइप्रस उस पर अनेक्सेशन कर लिया, और इस प्रकार जो साइप्रस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एंड दैट्स व्हाई यूनाइटेड नेशन के यहाँ पर चल रहे हैं कुछ पीस सॉल्यूशन, जस्ट लाइक बाई जोनल पीस सॉल्यूशन, बाई कम्युनल पीस सॉल्यूशन, बिकॉज दो कम्युनिटी है यहाँ पर, एक टर्की की और एक साइप्रस के खुद के लोग, एंड दैट्स व्हाई टर्की और साइप्रस में कॉन्फ्लिक्ट है। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर जाते हैं और अपने जो रिलेशन है उन्हें स्ट्रेंथन करने हैं। क्यों? क्योंकि साइप्रस बन सकता है यूरोपियन नेशन के साथ हमारे ट्रेडिंग के लिए द गेटवे। 2026 नेक्स्ट ईयर प्रेसिडेंसी है वो किसको मिलने वाली है? साइप्रस को मिलने वाली है। और हमारे जो ट्रेड है वो यूरोप के साथ अच्छे तरीके से करवाने के लिए ये जो रिसेंट मीटिंग है नरेंद्र मोदी की हुई है, कहाँ? साइप्रस के साथ, और ये अवार्ड इनके द्वारा दिया गया। इस मीटिंग पे एक मेजर ओशन एग्रीमेंट को सपोर्ट किया इंडिया ने, एंड दैट इज आपिया ओशन डिक्लेरेशन 2024, सो दैट जो मिडिल ईस्ट है जो ईस्टर्न मिडिल ईस्ट मेडिटेरियन सी है वहां पर सस्टेनेबल ओशन यूज को बूस्ट किया जा सके। पीएम नरेंद्र मोदी साइप्रस के साथ रेगुलर टॉक्स के लिए एग्री हुए हैं, और यहाँ पर दोनों कंट्रीज के बिटवीन एक बायलिटरल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2025 से लेकर 2029 तक। एंड यहाँ पर साइप्रस ने एक मेजर कॉरिडोर को सपोर्ट कर, दैट इज इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ओवरऑल हमारे जो ट्रेड है यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे करने हैं। जो नेक्स्ट ईयर की प्रेसिडेंसी है वो साइप्रस को मिल रही है, एंड दैट्स व्हाई रिसेंटली जो एग्रीमेंट है, जो बायलैटरल टॉक है दोनों कंट्रीज के बिटवीन इनिशिएट हुए अवर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के थ्रू, एंड दैट्स व्हाई पीएम मोदी यहाँ पर विजिट पर गए थे हमारे टाइज को और स्ट्रेंथन करने। ठीक है, ओवरऑल यही हमने यहाँ पे डिस्कस करा। टर्की और साइप्रस में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, यहाँ पर 1960 में साइप्रस को इंडिपेंडेंस मिली थी। साइप्रस दो पार्ट में डिवाइडेड है, और एक जो मेजॉरिटी है वो ग्रीक लोगों की है यहाँ पर, और माइनॉरिटी टर्किश की है। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं मेजर जो भी इंटरनेशनल करंट अफेयर अभी न्यूज में चल रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन। एंड साइप्रस के कैपिटल आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। रिसेंटली विच कंट्री हैज अप्रूव्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ रेफरेंडम, और रिसेंटली इसे गबॉन ने अप्रूव किया है। अगस्त 2025 अभी हमने डिस्कस कर अजरबैजान में हुआ था। ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन मैंने कल आपसे पूछा था एंड सबने आंसर किया था। कहाँ पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में लोकेटेड है। यूएन सेक्रेटरी जनरल रिसेंटली इन्होंने एक इनिशिएटिव को लॉन्च करा, और कौन है यूएन सेक्रेटरी जनरल? एंड दैट इज एंटोनियो गुटेरेस, एंड इन्होंने UN80 इनिशिएटिव को इनिशिएट करा। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चाइल्ड अब्यूज टूल्स कैटेगरी में क्रिमिनलाइज करने वाला पहला नेशन बना है ब्रिटेन। हॉसोंग 19 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है बाय नॉर्थ कोरिया। एंड which country has launched a major military operation called Operation Gideon Chariot in the Gaza Strip? इसे इजराइल ने लॉन्च किया था। एंड किम जोंग, he is the supreme leader of North Korea. Moving on the next one, यहाँ पे हम स्पोर्ट्स करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। ISSF वर्ल्ड कप ये 4th सीजन है, बेसिकली दूसरी कंट्री ने इसे होस्ट करा। What is the rank of India in the medal tally at the International Shooting Sport Federation World Cup 2025? So medal tally यहाँ पर हमारी रैंक रही है 3rd, और मेजर जो अवार्ड जो मेडल हमने यहाँ पर जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल आए हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं, और मेडल टैली में हमें 3rd रैंक मिली है। 1st रैंक पर चाइना है, देन नॉर्वे है, और 3rd रैंक पर इंडिया स्टैंड करता है। जो मेजर प्लेयर है जो ISSF वर्ल्ड कप
के फोर्थ सीजन से एसोसिएटेड है 2025 के, जो कहाँ पे हुआ है, फोर्थ सीजन है ये 2025 का इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप का, जिसे म्यूनिच जर्मनी में होस्ट किया गया। यहाँ पर जो 2 गोल्ड मेडल आए, सुरुचि सिंह ये लेकर आई है विमेन 10 मीटर एयर पिस्टल में, एंड आर्या बोर्स एंड अर्जुन बबूता इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम कैटेगरी में, एंड 2 अदर प्लेयर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, एंड दैट इज स्विफ्ट कौर समरा एंड इलेवेनिल वलारिवन, जो भी इनका नाम है। इन दोनों प्लेयर्स ने ब्रॉन्ज मेडल क्लिंच करा म्यूनिच जर्मनी में द 4th सीजन ऑफ आईएसएसएफ वर्ल्ड कप। ओवरऑल आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 इनके काफी सारे सीजन चल रहे हैं। एट लास्ट फाइनल मैच होगा कतर दोहा में। अभी फर्स्ट इनका सीजन चला था अप्रैल में, कहाँ पे चला था, अर्जेंटीना ब्यूनस एरीज में, ठीक है। और बेसिकली राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन, इन 3 कैटेगरीज में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप को होस्ट किया जा रहा है। फर्स्ट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप, इसमें इंडिया की जो रैंकिंग रही थी वो सेकंड रही थी बिहाइंड दी चाइना। टोटल जो मेडल आए थे हमारे पास 8 आए थे, 4 गोल्ड के साथ, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। देन इसका जो सेकंड सीजन है वो लीमा पेरू में होस्ट किया गया था। इसमें इंडिया की रैंक क्या थी, थर्ड थी, चाइना एंड यूएस के पीछे थे हम। टोटल 7 मेडल आए थे हमारे पास, 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। आगे जाकर थर्ड सीजन होता है साइप्रस में, उसकी कैपिटल निकोसिया है, ओके। और यहाँ पर इंडिया को फर्स्ट शॉटगन मेडल मिलता है 2025 का, और उसके कारण 2 प्लेयर चर्चा में रहे थे, उनका नाम आप बता दीजिए, जो शॉटगन में 2025 में इंडिया का पहला मेडल लेकर आए थे, जो ब्रॉन्ज था। अब जाकर इनका 4th सीजन चल रहा है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके लिए इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया, और ये कहाँ पे हुआ था, म्यूनिच जर्मनी में, राइफल एंड पिस्टल कैटेगरी में। और इनके मेजर अवार्ड हमने यहाँ पर देख लिए मेडल, और इंडिया को थर्ड रैंक मिला, 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज यहाँ पर हमारे पास आए। फाइनल मैच ये होगा 2025 के एंड में, दिसंबर में, दोहा कतर में। होप ये क्लियर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, who has become the first women officer to be appointed as an aide-de-camp to the president of India. So एक मेजर पोस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, द aide-de-camp ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड रिसेंटली फर्स्ट वुमेन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है। अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को केवल मेल aide-de-camp दिए गए थे, अपॉइंट किए गए थे। नाउ फर्स्ट टाइम लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी, इनकी एज 27 है, और यह बनी है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए अपॉइंट हुई द aide-de-camp। सो बेसिकली यह गुजरात से बिलोंग करती है, भारूच यशस्वी सोलंकी, एंड अप्रैल 2025 में इन्हें सिलेक्ट किया गया था एज एडीसी, द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज एडीसी टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओवरऑल इंडिया में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास 5 एडीसीज होते हैं, जिसमें से 3 तो इंडियन आर्मी से होते हैं, 1 ईच फ्रॉम द इंडियन नेवी एंड द इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। एडीसी का रोल क्या होता है, प्रेसिडेंशियल शेड्यूल को मैनेज करना, सेरेमनी अटेंड करवाना, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री को एड करना, यह इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। रिसेंटली इन्हें अपना जो एग्युलेट है यह मिला है। एग्युलेट ये एक ऑनर है, कुछ इस प्रकार से ये दिखता है, और ये रिसेंटली इन्हें मिला है प्रेसिडेंट द्रौपदी मैम को असिस्ट करने के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, which country has officially joined BRICS as a partner country in June 2025? So here again the BRICS, और recently किस country ने इसे as a partner country join कर लिया, and that country is Vietnam. वियतनाम ने join करा है as a partner country. So 10th nation ये बन चुका है इस कैटेगरी में, और 2024 में जब कजान रशिया में ब्रिक्स समिट हुई थी तभी इंट्रोड्यूस किया गया था the 10th nation as a partner country of BRICS, and that is the वियतनाम। वियतनाम के अलावा जो पार्टनर कंट्रीज है ब्रिक्स के, बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, उगांडा एंड उज्बेकिस्तान है। ओवरऑल ब्रिक्स इसे ऑफिशियली कब फाउंड किया गया था, 2009 में फाउंड किया गया था, लेकिन इनफॉर्मली इसे 2006 में फाउंड किया गया था। इसकी जो फर्स्ट समिट है वो रशिया में हुई थी, द फर्स्ट ब्रिक्स समिट 2009 में, एंड एट प्रेजेंट ब्रिक के 10 करंट मेंबर है। भी रिसेंटली इंडोनेशिया बना था, इसके अलावा ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये सब इसके मेंबर है।
और ब्रिक की एनुअली 2 टाइप की मीटिंग हमने डिस्कस करी थी, दी एनुअल समिट एंड दी पार्लियामेंट्री फोरम। नाउ द क्वेश्चन, अभी रिसेंटली ब्रिक की पार्लियामेंट्री फोरम हुई थी, कहाँ पे हुआ था उसका एडिशन, उसकी थीम क्या थी, ये आप बता दीजिए, बिकॉज वहां पे डिसाइड हुआ था कि 2026 का जो एडिशन है वो इंडिया होस्ट करेगा एंड दैट्स व्हाई ब्रिक अभी न्यूज में रहा था। ओवरऑल इसकी फर्स्ट समिट 2009 में हुई थी, 2011 में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक को ज्वाइन करा, 2014 में फोर्टलेजर डिक्लेरेशन आता है जिसके तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक को इनिशिएट किया गया। ब्रिक में एक नाम इंपॉर्टेंट है, दैट इज केवी कामत, ये फर्स्ट इंडियन है जो अपॉइंट होते हैं एज एनडीबी प्रेसिडेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। न्यू डेवलपमेंट बैंक ये ब्रिक से एसोसिएटेड है, ब्रिक का एक मेजर ऑर्गेनाइजेशन। और जो अपकमिंग समिट है जस्ट लाइक 2025 की 17th होगी जो ब्राजील में होगी, रियो डी जनेरियो में। और जो लास्ट हुआ था अभी जिसे हम डिस्कस कर रहे 2024 में, कजान रशिया में, जो कि इसकी 16th समिट थी जहां वियतनाम को एज अ पार्टनर कंट्री ज्वाइन करवाया गया। जो पार्लियामेंट्री फोरम थी अभी उसका लेटेस्ट एडिशन हुआ था 2025 का 11th एडिशन, उसकी थीम थी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस। नाउ यू हैव टू आंसर ये कहाँ पर हुई थी, और यहाँ पे डिसाइड हुआ था कि जो 12th एडिशन है ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम का उसे इंडिया होस्ट करेगा। Moving on the next one, which government department has initiated the नक्शा program for urban land survey? So एक major program को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2025 में ही इसे इंट्रोड्यूस किया गया, मध्य प्रदेश में इसे लॉन्च किया गया और इस प्रोग्राम का सेकेंड बैच को यहाँ पर लाया गया है। और किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इसे इनिशिएट करा? इट इज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस। ठीक है, तो बेसिकली नक्शा जो प्रोग्राम है, इंडिया का जितना भी लैंड मैनेजमेंट है उसके लिए इस मिशन को प्लान किया गया है लैंड सर्वे कराने के लिए। और बेसिकली इसे लाया गया है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत। एंड इसका जो फुल फॉर्म है नक्शा प्रोग्राम, नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। फुल फॉर्म है हैबिटेशन ये इसका फुल फॉर्म है और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस इसे लीड कर रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया के जितनी भी लैंड एरिया है, अर्बन एरिया है, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है उसे बेटर करना है, अपडेट करना है और जो डिस्प्यूट है उसे रिड्यूस करना है। और उसके लिए 2025 में नक्शा प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया by the Department of Land Resources under the Digital India Land Record Modernization Program. Moving on the next one. So Iran Israel conflict और उसी के तहत रिसेंटली इजराइल ने ईरान के एक मेजर गैस फील्ड पर स्ट्राइक करवा दी एंड दैट इज द साउथ पार्ट्स गैस फील्ड। सो ये कहाँ पर लोकेटेड है? जॉइंटली दो कंट्रीज इस गैस फील्ड के ओनर है और कतर और ईरान जॉइंटली ओन करते हैं दी साउथ पार्स गैस फील्ड। तो वर्ल्ड में जो ईरान है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है एट प्रेजेंट आफ्टर यूएस एंड रशिया। इनका एनुअल जो आउटपुट है गैस का वो 275 बिलियन क्यूबिक मीटर है। एंड इसी डेटा को देखते हुए इजराइल ने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम लोग टारगेट करेंगे ईरान के इस गैस फील्ड को। सो इजराइल ने अटैक लॉन्च करा ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो कि बुशेहर प्रोविंस में लोकेटेड है। सो लोकेशन ध्यान रख लेना, बुशेहर प्रोविंस का यह पार्ट है। लार्जेस्ट गैस फील्ड है यह, कतर और ईरान के द्वारा दोनों जॉइंट ओनर है इसके, और ईरान थर्ड लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर है यहाँ पर। ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, व्हिच कंट्री इज स्टार्टअप दैट इज नाइट्रोकैप्ट won the 2025 फूड प्लैनेट प्राइज। तो एक मेजर अवार्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फूड प्लैनेट प्राइज। किस कंट्री को यह दिया गया? एंड दैट कंट्री इज अ नॉर्डिक कंट्री एंड आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। So recently स्वीडन ने इस अवार्ड को जीता 2025 फूड प्लैनेट प्राइज बिकॉज इन्होंने जो फूड है उसे काफी सस्टेनेबल मैनेज करा है और उसके लिए इन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया। बेसिकली इस अवार्ड को सन 2020 में फाउंड किया था और इसके तहत जो लोग भी सस्टेनेबल फूड प्रोड्यूस करने में वर्क करते हैं उन्हें इस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया जाता है।
सो निट्रोकैप्ट स्वीडन बेस्ड स्टार्टअप, इन्होंने क्या करा है, ग्रीन फर्टिलाइजर को डेवलप करा है जिसमें प्लाज्मा को यूज किया गया और रिन्यूएबल एनर्जी, सो दैट जो नाइट्रोजन है उसे एयर से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। एंड दैट्स व्हाई इनके इस इनिशिएटिव के लिए एक मेजर स्टार्टअप फ्रॉम स्वीडन दैट इज निट्रोकैप्ट, इन्होंने फूड प्लैनेट प्राइज को जीता। ओवरऑल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्वीडन। स्वीडन को कहा जाता है द नॉर्डिक नेशन। बेसिकली नॉर्डिक नेशन ये ऐसी कंट्रीज है जिनके लिविंग स्टैंडर्ड काफी हाई है और जो सोसाइटी वेलफेयर है उनके लिए काफी सारे इनिशिएटिव नॉर्डिक रीजन करता है। नॉर्डिक रीजन के कंप्लीट मेंबर्स ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्वीडन यह भी इसका मेंबर है। इसके अलावा डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड ये सब पार्ट है नॉर्डिक रीजन के। ओवरऑल रशिया के साथ काफी नियर बाय है। जो बाल्टिक नेशन है उनके साथ बाल्टिक सी को यह शेयर करते हैं। तो दो कैटेगरी ध्यान रख लेना, बाल्टिक नेशन, एस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया, एंड नॉर्डिक नेशन जिसके मेजर 3 कंट्री आपको शो हो रहे, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। ठीक है, हैप्पीएस्ट कंट्री में जो काउंट होती है कंट्रीज वो नॉर्डिक नेशन में से ही आती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, एक मेजर मीटिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी और इसे रिसेंटली इंडिया के द्वारा जो आईसीजी है द इंडियन कोस्ट गार्ड उनके द्वारा चेयर किया गया। 137 एडिशन था यहाँ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसी पॉलिसीज और ऐसे प्लान बनाने सो दैट सस्टेनेबल ओशन और सिक्योरिटी जो ऑफशोर इंस्टॉलेशन है ऑयल और गैस सेक्टर को एक्सपेंड करना उनको देखते हुए सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, यह इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव रहा। ओवरऑल इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इन्हें कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के तहत बनाया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत यह फंक्शन करती है। मैरीटाइम सिक्योरिटी एनफोर्समेंट इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, दी भारतीय तट रक्षक। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, वेयर वाज गरुड़ा एरोस्पेस एग्री ड्रोन इंडिजिनाइजेशन फैसिलिटी रिसेंटली इनोग्रेटेड। सो एक न्यू फैसिलिटी गरुड़ा एरोस्पेस और यह कहाँ पर इनोग्रेट हुई है, एंड दैट इज चेन्नई। एक मेजर माइलस्टोन इंडिया ने अचीव करी। इंडिया का जो गोल है कि हमें बनना है एक ग्लोबल ड्रोन हब, उसी के साथ तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, उनका एक मेजर इनिशिएटिव गरुड़ा एरोस्पेस एग्री ड्रोन और रिसेंटली इंडिजिनसली स्वदेशी फैसिलिटी यहाँ पे डेवलप हुई है सो दैट इंडिया को ग्लोबल ड्रोन हब बनाया जा सके। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ये अभी न्यूज में रहा बिकॉज इसका इनोग्रेशन किया गया। सो इस सेशन को यहाँ पे आज हम एंड कर रहे हैं। आई होप यू हैव फाउंड इट यूजफुल एंड प्रोडक्टिव एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा जिसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के जो क्विज के क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए वो रिलेटेड है विथ द कैटेगरी ऑफ ड्रोन। सो इसी से रिलेटेड आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे मेंशन करने हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो दिस वीडियो।